अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर से सुबह वाली बात याद रखनी है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट डिपेंड कर रहा होता है कि अंडरलाइंग काज को शुड बी ट्रीटेड, हमने अंडरलाइंग काज को ट्रीट करना है। अब अगर अंडरलाइंग काज मायोकार्डियल इंफार्क्शन है तो ये तो हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट उस टाइम होगी रिवस्कुलराइजेशन, मींस कि हम एंजियोप्लास्टी कर देंगे तो पेशेंट के हार्ट फेलियर भी रिवर्ट हो जाएगा। इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट को वल्वुलर हार्ट डिजीज की वजह से एओर्टिक स्टेनोसिस रिगर्गिटेशन यानी वेट के अंदर मसले है, उसकी वजह से अगर पेशेंट हार्ट फेलियर में गए या कंजस्टिव हार्ट फेलियर में गया तो हम उसको सर्जिकली ट्रीट कर देंगे, हार्ट फेलियर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे काजेस हमने पढ़े, कार्डियक टेम्पोनार्ड है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, हम उसको ट्रीट कर देंगे। अगर फ्लूइड को हम ड्रेन कर देंगे हार्ट फेलियर खुद ब खुद सही हो जाएगा। तो हमने अंडरलाइन काज को ट्रीट करना है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड कर रही होती है कि हम काज को ट्रीट कर देंगे खुद ब खुद हार्ट फेलियर रिवर्ट हो जाएगा। इसके अलावा ट्रीटमेंट के लिए क्लासिफिकेशन की है न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन वालों ने। 4 क्लास के अंदर हार्ट फेलियर को इन्होंने क्लासिफाइड किया है। क्लास 1 इन्होंने कहा कि अगर किसी पर्सन को हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम एक्सट्रीनियस एक्टिविटी यानी हाईली एक्सरसाइज हाईली एक्टिविटी कर देते हैं जिसके अंदर ज्यादा एफर्ट्स लगती है, उसके बाद अगर साइन एंड सिम्टम पेशेंट को स्टार्ट हो जाते हैं तो वो होगा क्लास 1। क्लास 2 के अंदर अगर कोई पेशेंट ऐसे हार्ट फेलियर के कि वो मॉडरेट एक्टिविटी कर देते हैं और मॉडरेट एक्टिविटी के बाद उसको साइन एंड सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं हार्ट फेलियर के, जैसे डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, टेकेप्निक, ये साइन अगर स्टार्ट हो जाते हैं अब तक मॉडरेट एक्टिविटी तो वो होगा क्लास 2। क्लास 3 के अंदर अगर कोई पेशेंट है वो माइल्ड एक्टिविटी के बाद या माइल्ड एक्सर्शन के बाद अगर उसको साइन एंड सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं हार्ट फेलियर के तो वो क्लास 3 में होगा। क्लास 4 के अंदर अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि उसको एट रेस्ट लेटा हुआ है, बैठा हुआ है और एट रेस्ट डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, साइन एंड सिम्टम हार्ट फेलियर के स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये क्लास 4 है, ठीक है। यानी सबसे वर्स्ट सबसे एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज है वो क्लास 4 है, ठीक है। इस साइन एंड सिम्टम को हम देखते हैं या इस क्लासिफिकेशन को हम ट्रीटमेंट चॉइस कर देते हैं, ठीक है। हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। सबसे पहली बात कि हम अंडरलाइन काज को ट्रीट करते हैं, ठीक है। अंडरलाइन काज से हट के हम इस क्लासिफिकेशन को देखते हैं और ट्रीटमेंट हमने कौन सी देनी वो चॉइस करते हैं। सबसे पहले इस पेशेंट को हम क्लास 1 मेडिसिन देते हैं हार्ट फेलियर के लिए, उसके अंदर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, ठीक। ये मेडिसिन क्या करती है, क्योंकि हार्ट फेलियर के अंदर नॉर्मली हाइपोवोलेमिया ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाते हैं तो किडनी से रेनिन रिलीज होते हैं, रेनिन फिर लीवर के पास जाते हैं और लीवर एंजियोटेंसिन, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एंजियोटेंसिन 1 बन जाते हैं। 1 लंग्स के पास जाते हैं और लंग्स में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम उस 1 को 2 में कन्वर्ट कर देते हैं और अल्टीमेटली उसका इफेक्ट क्या होता है, एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन करना, सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाना। जितनी ज्यादा सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी हार्ट के ऊपर उतने ही ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है। और हार्ट ऑलरेडी फेलियर में है, ऑलरेडी स्ट्रेस में है। हम क्या करते हैं, इस वाले मैकेनिज्म को जो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस है इसको हम इनहिबिट या स्टॉप कर देते हैं। हम पेशेंट को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देते हैं जिसके अंदर कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल और रिमेप्रिल, लिसिनोप्रिल ये मेडिसिन है। ये क्या करती है, ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है जो लंग्स के अंदर होता है। जब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर हम दे देते हैं पेशेंट को तो फिर एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक। जब 2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन भी नहीं होगी और सोडियम वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब इसकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास वॉल्यूम कम जाएगा, उसको कम एफर्ट्स की जरूरत होगी या फोर्स की जरूरत होगी। एक हम ये देते हैं और इसको हम कहते हैं क्लास 1 मेडिकेशन। नेक्स्ट हम देते हैं इस पेशेंट को क्लास 1 के अंदर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कि सम टाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर काम नहीं कर रही होती या रिस्पांस प्रॉपर्ली नहीं कर रही होती या पेशेंट को उससे एलर्जी या कंट्रा इंडिकेशन होती है, फिर हम आते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्लास 1 के अंदर। इसके अंदर वालसार्टान और लोसार्टान ये मेडिसिन हम देते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि एंजियोटेंसिन 2 के लिए जो रिसेप्टर है जो कि एड्रिनल ग्लैंड और ब्लड वेसल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, हम उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। जब एंजियोटेंसिन 2 के लिए हमने रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया तो ये एड्रिनल ग्लैंड के साथ अटैच नहीं हो पाएगा। जब अटैच नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन नहीं होगी, अल्टीमेटली सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। रीअब्जॉर्प्शन अगर इसकी जितनी कम होगी उतनी वॉल्यूम लेफ्ट वेंट्रिकल के पास कम जाएगा तो उसको कम एफर्ट्स करनी पड़ेगी। तो हम सेकंड नंबर पे फिर क्लास 2 देते हैं और उसके अंदर ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर याद रखो। थर्ड पे
नॉर्मली क्या होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल की, ये गौर से सुन लो अगर इसके अंदर किसी को कंफ्यूजन हो, लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल जब वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो पेशेंट को, वहां से एंजाइम रिलीज होती है, ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड बीएनपी। हम ब्लड के अंदर देखते हैं, अगर इसके लेवल एलिवेटेड है तो इट्स मीन के पेशेंट हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है। सही, ये तो एक तो हमें ब्लड के अंदर आइडेंटिफाई हो जाता है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है, एक पर्पज ये है। दूसरा पर्पज इस बीएनपी का क्या होता है कि ये बीएनपी एंजियोटेंसिन 2, सही, इसका काम होता है सोडियम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाना, अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन की सिक्रेशन करवाते हैं और आखिर में सोडियम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। तो बीएनपी क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, इनहिबिट कर देता है। अगर एंजियोटेंसिन 2 को हमने स्टॉप कर दिया तो इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन भी स्टॉप हो गया और सोडियम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, अगर सोडियम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो अल्टीमेटली हार्ट के ऊपर स्ट्रेस कम होगा, हार्ट को वॉल्यूम कम जाएगा, कंट्रैक्टिलिटी या फोर्स कम रिक्वायर्ड होगी लेफ्ट वेंट्रिकल को। इसके अलावा ये बीएनपी एक एंजाइम बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं नेप्रोलाइसिन एंजाइम। जैसे बीएनपी के मकदार बढ़ते हैं नेप्रोलाइसिन आ जाता है और इसकी चेन को ब्रेक कर रहा होता है, या इसे याद रखो बीएनपी के लेवल को कम कर देता है। जितना ज्यादा अगर हम बीएनपी की मकदार को कम करेंगे उतनी ज्यादा एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट रहेगा। एंजियोटेंसिन 2 अगर एक्टिवेट होगा, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होंगे और सोडियम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, अल्टीमेटली लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ज्यादा वॉल्यूम जाएगा, उसको ज्यादा यानी एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ेगा। सही, तो हम क्या करते हैं कि ये जो एंजाइम जो बीएनपी की मकदार को कम कर रहा होता है, सही, हम इसको ऐसी मेडिसिन देते हैं जो ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं नेप्रोलाइसिन इनहिबिटर, और उसके अंदर सेबुट्रोल। ठीक है, ये मेडिसिन याद रखो, इसको हम कहते हैं कि ये नेप्रोलाइसिन इनहिबिटर है। जब ये मेडिसिन हम दे देते हैं तो हम इस एंजाइम को स्टॉप कर देते हैं। जब ये एंजाइम स्टॉप हो जाएगा तो बीएनपी की मकदार हमें एलिवेटेड मिलेगी। जितने ज्यादा बीएनपी का मकदार होगा उतनी ही ज्यादा एंजियोटेंसिन 2 इनएक्टिव होंगे, स्टॉप होंगे, एक्टिविटी नहीं कर रहे होंगे और सोडियम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, हार्ट के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ेगा। सेकंड नंबर पे इसको हम क्लास 3 ड्रग्स कहते हैं और इसके साथ हम पेशेंट को क्लास 1 स्पेशली एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यानी वालसार्टान या लोसार्टान में से कोई भी एक मेडिसिन कॉम्बिनेशन में दे देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास 2 की बात करते हैं, लूप डायरेटिक्स की। अगर पेशेंट को डिफरेंटेड एडिमा हो, पेटिंग एडिमा हो, पल्मोनरी एडिमा हो या एसाइटिस हो, ठीक है, तो फिर हम क्लास 2 मेडिसिन भी उस पेशेंट को दे देते हैं। उसके अंदर लूप डायरेटिक के अंदर मोस्ट कॉमनली हम लेसिक्स देते हैं, फिरोजामाइड, इसके अलावा थायजाइड डायरेटिक और उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है और इसके अलावा मेट्रोजोलम। ठीक है, ये 2 किस्म की मेडिसिन है। अगर पेशेंट को एडिमा हो, मोस्ट कॉमनली हम फिरोजामाइड यानी लेसिक्स देते हैं, इससे एडिमा उसके रिकवर हो जाते हैं, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाते हैं। क्या करते हैं ये डायरेटिक्स मेडिसिन के सोडियम वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, किडनी के कनेक्टिंग डग या थ्रू द किडनी, उस वो वाला रीअब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस स्टॉप हो जाते हैं, इनहिबिट हो जाता है। जब वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को हम स्टॉप कर देंगे तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। जितने ज्यादा यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा उतनी ज्यादा वॉल्यूम और एडिमा भी कम होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भी स्ट्रेस कम जाएगा, कम वॉल्यूम जाएगा तो स्ट्रेस कम पड़ेगा। नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर भी हम क्लास 1 के अंदर, ये वाली जितनी मेडिसिन है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सिंपली रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को इनहिबिट कर देते हैं, क्योंकि इस सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल ऑलरेडी स्ट्रेस में है, उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो हम या तो एंजियोटेंसिन एंजाइम को इनहिबिट करते हैं या एंजियोटेंसिन 2, सही है, और या इस नेप्रोलाइसिन एंजाइम, इन 3 मेडिसिन के जरिए हम क्या करते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को स्टॉप करवा देते हैं, इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा क्लास 2 के अंदर अगर पेशेंट को एडिमा हो, एसाइटिस हो, पल्मोनरी एडिमा हो, ठीक है, या लोअर लिम्स के अंदर एडिमा हो, तो हम उस पेशेंट को डायरेटिक्स पे ले लेते हैं। डायरेटिक्स से क्या होता है कि एक्सेसिव यूरिनेशन हो जाती है, सोडियम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, वॉल्यूम जितना कम होगा हार्ट के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ जाता है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉकर भी हम देते हैं इस वाले पेशेंट को। उसके अंदर क्लास 1 मेडिसिन के अंदर हम बीटा ब्लॉकर देते हैं और बीटा ब्लॉकर के अंदर मेटोप्रोलोल, ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो लोप्रेसर के नाम से आते हैं हम ये देते हैं। इसके अलावा कार्बिडोल। मेटोप्रोलोल क्या कर रहा होता है कि ये हार्ट रेट को कम कर देता है। हार्ट रेट जब कम हो जाता है, सही है, तो इसके अंदर एक बेनिफिट ये होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल को ड्यूरिंग डायलेशन एक्स्ट्रा टाइम मिल जाते हैं, तो इसके अंदर ज्यादा ब्लड आ जाता है, सही है, ज्यादा वॉल्यूम इसके अंदर आ जाते हैं।
जब ज्यादा वॉल्यूम इसके अंदर आ जाता है और ये मसल ऑलरेडी वीक है, दूसरा काम इस मेटोप्रोलोल का क्या होता है, इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम। वॉल्यूम को बढ़ाना या हार्ट रेट को कम करना, तो डायलेशन वाले फेज के अंदर टाइम ज्यादा मिल जाता है, सही है, रिफिलिंग के लिए। ऊपर से अगर ये ज्यादा फिलअप हो गया तो दूसरा काम इस मेटोप्रोलोल का होता है कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना, तो दूसरा फोर्सफुली कंट्रैक्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट कार्बिडोलोल, ठीक है। कार्बिडोलोल क्या करता है, जो बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं स्पेशली पेरिफेरल ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। जब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो होगी, जो नॉर्मली सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है जो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर रही होती है, अगर हमने कार्बिडोलोल दे दिया तो इसका मतलब बीटा 1 रिसेप्टर जो ब्लड वेसल के अंदर है वो स्टॉप हो जाएंगे, वो वाले रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर देंगे, तो वेसो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, फिर वेसो डायलेशन होगी, सही है। जो नॉर्मली ब्लड वेसल है उसके डायमीटर वही रहेगी, तो हम फिर इस पेशेंट को कार्बिडोलोल पे भी रखते हैं। इसके अलावा दूसरी बात ये याद रखो कि बीटा ब्लॉकर कंट्रा इंडिकेशन होता है, हम डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को नहीं देते, सही। इसके अलावा क्लास 4 मेडिसिन के अंदर हम डिडोक्सिन और ड्यूबटामिन दे देते हैं, सही है। स्पेशली उस वाले पेशेंट को हम देते हैं, ये लास्ट वाला स्टेज होते हैं जब पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में हो, कार्डियोजेनिक शॉक। और कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर ये आप लोग याद रखो कि अगर किसी पेशेंट के वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो और कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, हम कहेंगे कि पेशेंट आप कार्डियोजेनिक शॉक में। तो हार्ट फेलियर की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। अगर पेशेंट हार्ट फेलियर की वजह से वो कार्डियोजेनिक शॉक में चला गया तो हम उस पेशेंट को डिडोक्सिन पे रखते हैं और ड्यूबटामिन क्या करते हैं, हार्ट के मसल की कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रहा होता है, ठीक है। ड्यूबटामिन क्या करता है जी, हाँ सही है। तो अल्टीमेट रिएक्शन क्या होता है इसका, सही सही, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना और डिडोक्सिन ये मसल को, जो हार्ट के मसल है इसकी कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देना। इसके अलावा हम पेशेंट को हाइड्रोलाजाइन भी देते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाजाइन का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि जो आर्टीरियल ब्लड वेसल्स है, आर्टरी, सही है, उसको डायलेट कर देते हैं। जितनी ज्यादा आर्टरी डायलेट होंगे उतनी ज्यादा पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को जितनी रेजिस्टेंस हम कम करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल को उतनी ही कम फोर्स चाहिए होगा, और ये ऑलरेडी वीक है और हम ये चाह रहे होते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल अभी स्ट्रेस में है तो इस पे मजीद स्ट्रेस ना डालो, तो हम पेशेंट को हाइड्रोलाजाइन दे देते हैं। इसके आर्टीरियल साइड पे इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, ये आर्टरी को डायलेट कर देता है। इसके अलावा हम पेशेंट को आइसोसोर्बेट डाइनाइट्रेट भी दे देते हैं, और ये वेनस साइड पे जो वीनोल्स होते हैं उसको डायलेट कर देते हैं। ब्लड वेसल जो वेन है, वीनोल्स है, उसको अगर हम डायलेट करेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास या हार्ट के पास वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता आएगा, कम आएगा, ठीक। जितना ज्यादा इसके पास वॉल्यूम कम आएगा इसका मतलब उतना ही स्ट्रेस इसके ऊपर कम होगा, और ये ऑलरेडी स्ट्रेस में है, ठीक है। हम यही चाह रहे होते हाँ कि हम प्री लोड को कम कर रहे होते, जितने हम प्री लोड को कम करेंगे स्ट्रेस ज्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस कम होगा, सही। इसको काम कम करना पड़ेगा। क्लियर है तो नहीं क्या?